चलिए देखिए, आज हम देखने वाले हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, ये स्कूल के बारे में हमको ये जानना है कि ये कहाँ से आया, कैसे बना, क्या है इसकी विचारधाराएं इत्यादि के बारे में। तो आप देखिएगा, जो 18वीं सदी है ना, 18वीं सदी का जो अंत है और 19वीं सदी का जो प्रारंभ है, उसके बीच में जो अध्यात्मवाद का स्थान था, है ना, उस स्थान पे क्या हुआ, प्रयोगात्मक प्रवृत्ति क्या हो गई, प्रबल हो गई। ठीक है, जो 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ में अध्यात्मवाद के स्थान पे प्रयोगात्मक प्रवृत्ति यहाँ पे प्रबल हो गई थी। और क्या था कि जो परिकल्पनाएं थी, जो आपने देखा था पिछले स्कूल में, कि परिकल्पनाएं ही थी कि लोगों के विचार थे इत्यादि, अगर सारी बातें है ना, जो राज्य से क्या है, भिन्न थी, जो केवल लोगों में और परिकल्पनाओं में घूमती थी, वही वाली बातें हैं कि जो परिकल्पनाओं की अपेक्षा घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन पर आधारित निष्कर्षों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। तो पिछले जो आप क्लास में देखे होंगे, उसके यहाँ पे आगे बढ़ते गया कि कोई भी जो समस्या आई वहाँ पे, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सूक्ष्म अवलोकन करने लग गए और उसके जो निष्कर्ष निकलने लगे, उस पे हमने क्या किया, इसमें विशेष महत्व दिया। ठीक है, अब इस प्रकार 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ था। जो हम पिछली क्लास में भी पढ़े थे कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के विरुद्ध आंदोलन चालू हुआ था, जिसके कारण आपका ऐतिहासिक विचारधाराएं उत्पन्न हुई थी। ठीक है, इस आंदोलन के जो प्रबल समर्थक थे, वो थे आपका ऑस्टिन, बेंथम, सामंड और हॉलैंड। ठीक है, इन्होंने विधि संबंधी आध्यात्मिक विचारधारा का खंडन करते हुए इस बात पर जोर दिया कि विधि शास्त्र का मुख्य उद्देश्य वास्तविक विधि के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण करना है। इस प्रकार विश्लेषणात्मक शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। इससे निश्चयात्मक शाखा या पॉजिटिव्ज्म स्कूल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी और 19वीं सदी के प्रारंभ में अध्यात्मवाद का क्या हुआ था, मतलब वहाँ पे चलन था। उसके बाद जब उसका प्रारंभ हो रहा था 19वीं शताब्दी का, तो यहाँ पे प्रयोगात्मक प्रवृत्ति प्रबल हो गई थी और क्या होने लगा, जो हम परिकल्पनाएं करते थे उसके स्थान पे सूक्ष्म अवलोकन और निष्कर्षों का महत्व दिया जाने लगा। किस समय, विश्लेषणात्मक विचारधारा के समय में, यानी 19वीं सदी के आरंभ की बात चल रही है। और यहाँ पे ये कहा जाने लगा कि विधि शास्त्र का जो मूल उद्देश्य है, वो आपका वास्तविक विधि के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण करना है। ठीक है, ना कि परिकल्पनाओं का। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे जो उद्भव हुआ आपका विश्लेषणात्मक और निश्चयात्मक शाखा का। ठीक है, अब आप देखिएगा कि इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि विश्लेषणात्मक स्कूल का जो विशेषता हम देखते हैं कि किसी भी देश की विधि व्यवस्था के मूल सिद्धांतों, है ना, मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं, उसका हम यहाँ पे विश्लेषण करते हैं कि जब किसी देश की वर्तमान कालीन विधि व्यवस्था या विधि व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों का यहाँ पे विश्लेषण किया जाता है, तो इस पद्धति को विश्लेषणात्मक या क्या कहा था मैंने, निश्चयात्मक शाखा कहते हैं। जिसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं कि कानून को कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। कानून को मनुष्य बनाता है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि कानून जो है, जो होना चाहिए में अंतर बताया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि वास्तविक विधि अर्थात कानून जैसा कि वह है, उसी को ही मानना चाहिए। आप कल्पना नहीं करोगे, अगर कानून बना दिया गया है वैसे ही आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है, वैसे ही जानना है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि विधि के सिद्धांतों का परीक्षण करते समय इस सिद्धांतों के ऐतिहासिक उद्भव, विकास, सामाजिक ध्येय व सामाजिक प्रभाव की जांच करना व्यर्थ है। जो हम पिछली क्लास में देखे थे उसका ये विपरीत चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विश्लेषण हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं।
विश्लेषण कर रहे हैं उसको। तो जो पिछली क्लास में हमने देखा था कि ऐतिहासिक उद्भव पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे, जो ज्ञान लेना ज़रूरी है, वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वो सब का जाँच करना क्या है? व्यर्थ है। आगे देखिएगा कि किसी देश की संवैधानिक व्यवस्था अपने आप में पूर्ण तथा सुसंबद्ध होती है और तार्किक पद्धति द्वारा कानून की व्याख्या और फैसले तक पहुँचा जा सकता है। फैसला देने के पूर्व अथवा सांविधिक नियमों के अर्थान्वयन के नियमों के सामाजिक, नैतिक व राजनैतिक उद्देश्यों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि नैतिक निर्णय उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना कि तर्क, परीक्षण आदि के द्वारा फैसला किया गया। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जो विश्लेषणात्मक सुस्पष्टता है, ठीक है, का संबंध किसी देश की वर्तमान विधि व्यवस्था से है। जो वर्तमान में विधि चल रही है उसी से इसका संबंध है। वर्तमान विधि व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के द्वारा निर्मित संविधि संहिता, अधिनियम तथा न्यायिक पूर्वोक्ति आती है। विश्लेषणात्मक शाखा के जो समर्थक थे वो आपके हैं जेरेमी बेंथम, ऑस्टिन, सामंड और हॉलैंड। ठीक है, आगे चल के हमें इन्हीं का जीवन परिचय जानना पड़ेगा और इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए थे ये जानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में ये बताते हैं आपको, जो विश्लेषणात्मक विचारधाराएं जो थी वो 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ में अध्यात्मवाद के स्थान पे प्रयोगात्मक प्रवृत्ति के कारण प्रबल हो गई थी। ठीक है, परिकल्पनाओं का जो क्या था माहौल था पिछली विचारधाराओं में, उसको त्याग करके सूक्ष्म अवलोकन किया जाने लगा और निष्कर्षों को महत्व दिया जाने लगा और विधि शास्त्रियों का जो मूल उद्देश्य वहां पे जो था उससे परिवर्तित होकर वास्तविक विधि के मूल सिद्धांत और सिद्धांतों के विश्लेषण करने को माना गया, जिसके कारण विश्लेषणात्मक और निश्चयात्मक शाखा का उद्भव हुआ। इसके अंतर्गत अभी आप ये देखिए कि जो इसकी विशेषताएं हैं कि कानून जो बना मनुष्य क्या है, कानून को मनुष्य बनाता है। दूसरा, जो कानून है जो होना चाहिए उसमें अंतर समझा आपने, या वास्तविक अर्थात कानून जैसा कि वो है उसको मानना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके विश्लेषणात्मक स्कूल्स के, है ना, विचारधारा के क्या है ये विशेषताएं हैं और इसका थोड़ा सा परिचय था। अब आगे आप देखिएगा कि जो इसके समर्थक हैं, है ना, जो फर्स्ट नाम आया आपका जेरेमी बेंथम। ठीक है, तो जेरेमी बेंथम का जन्म 1748 लंदन में हुआ था। बेंथम प्राकृतिक विधि के कट्टर आलोचक थे। याद रखिएगा जो बेंथम थे, है ना, वो प्राकृतिक विधि के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने अपनी विधि संबंधी विचारों को उपयोगितावाद पर आधारित किया था तथा कहा कि विधि की जांच एक उच्चतर सिद्धांत के आधार पर की जानी चाहिए। यह सिद्धांत उच्चतर सिद्धांत है या विधि की उपयोगिता। ठीक है, अतः बेंथम की विचारधारा को उपयोगितावादी विचारधारा भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि प्राकृतिक विधि का कट्टर विरोध किया था, ये उसके आलोचक थे। उसके स्थान पे उन्होंने सिद्धांत जो दिया वो था आपका विधि की उपयोगिता। ठीक है, बेंथम लिखने में रुचि लेते थे पर उन्होंने अपना क्या किया, पुस्तक जो है वो कभी प्रकाशन नहीं किया। उसमें इनकी मुख्य कृति थी द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड 1782। सेकेंड है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल मॉरल एंड लेजिस्लेशन, इसमें उन्होंने उपयोगिता के सिद्धांत को क्या किया था, स्पष्ट किया था। थर्ड है आपका थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉइस 1811। नेक्स्ट है टिटाइन ऑन जुडियस एविडेंस 1813। नेक्स्ट बुक है द बुक ऑफ फैलेसीज 1824। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बुक लिखा तो था परंतु कभी इनका ये बुक प्रकाशित नहीं हुआ था। अब देखिएगा जो साधारणतः ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, पिछले पिता, ये क्वेश्चन पूछता है आपको
साधारणतः यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो ऑस्टिन है वो किसके पिता हैं? विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के पिता माने जाते हैं। लेकिन वास्तविक तथ्य यह है कि ऑस्टिन से पहले ही बेंथम ने, ठीक है, बेंथम ने विश्लेषणात्मक पद्धति को ग्रहण किया तथा उसी के बल पर वे असुविधाजनक तथा अनावश्यक विधियों से उचित विधि का चयन करने में समर्थ हुए। इसलिए वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम ही विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के पिता हैं। यहाँ पे दो ही चीज आपको याद रखना है, ठीक है, जो नेक्स्ट आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आगे अभी ये देखते हैं कि जेरेमी बेंथम विधि को निर्मित मानते थे, ना कि प्रदत्त। उनके विचार में इस प्रकार से उल्लेखित किया जा सकता है कि ऑस्टिन जो बोलते हैं, ठीक है, कि विधि संप्रभु के आदेश के रूप में, बेंथम ने विधि की परिभाषा संप्रभु के समादेश के रूप में की थी। उनके अनुसार निश्चित विधि की 3 विशेषताएं होती है। पहला, यह एक प्रकार का समादेश होता है। दूसरा, राजनीतिक संप्रभु द्वारा दिया गया होता है। और तीसरा, इसका प्रवर्तन अनुशास्त्री द्वारा होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो जेरेमी बेंथम का विचार है ना, नेक्स्ट है कि विधि उपयोगी होनी चाहिए। बेंथम के अनुसार विधि उपयोगी होनी चाहिए, अर्थात जब तक विधि उपयोगी नहीं है तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता। बेंथम सर्वाधिक संख्या के लोगों का सर्वाधिक सुख पर अधिक जोर देते थे, जिसकी पूर्ति की अपेक्षा विधि से की जाती है। वास्तविक उपयोगी विधि वही कही जा सकती है जो कि मानव का कल्याण करने में समर्थ हो तथा उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में एक उपयुक्त साधन हो। उसका मौलिक सिद्धांत यही था कि सर्वाधिक संख्या के लोगों का सर्वाधिक सुख ही सही व गलत का माप है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा कि सुख दुख को ध्यान में रखकर विधि पास की जाए। बेंथम मानव सुख तथा उसकी वृद्धि पर अधिक जोर देते थे। उनके अनुसार दुख व सुख को ध्यान में रखकर, है ना, दुख व सुख को ध्यान में रखकर ही नियम पास किए जाने चाहिए। कोई भी विधि तभी पास की जानी चाहिए जिससे दुख की समाप्ति हो तथा सुख की प्राप्ति हो। बेंथम ने सुख के 4 स्रोत बताए थे: भौतिक, राजनैतिक और धार्मिक। इन चारों स्रोतों को मिलाकर अनुशास्त्री कहा जाता है। मानव सुख की वृद्धि, समृद्धि, सुधार को बेंथम ने सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा था। आगे इनके विचार ये हैं कि जो विधायकों का प्रमुख उद्देश्य विधि द्वारा मनुष्यों के सुख में वृद्धि करना है। बेंथम मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा के पोषक थे तथा उनके विचार उपयोगितावादी पर आधारित था। डायस ह्यूजेस के अनुसार बेंथम के उपयोगितावादी का मूल आधार यह था कि मनुष्य के आचरणों को दुख व सुख की अनुभूति के आधार पर आंका जाना चाहिए, अर्थात यह देखना चाहिए कि मनुष्य के अमुक आचरण से सुख में वृद्धि हुई है कि कमी में। अर्थात बेंथम ने इस बात पर जोर दिया कि विधायकों का प्रमुख उद्देश्य यह है कि वे विधि द्वारा मनुष्यों के सुख में वृद्धि करें। इसी दृष्टिकोण से बेंथम को अपने समय का एक महान विधि सुधारक माना गया था। नेक्स्ट है कि विधि का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक हितवर्धक है। बेंथम के अनुसार व्यक्ति व समाज के हित में समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। वे विधि का प्रयोग समाज के लिए कमजोर करने पर जोर देते थे। उन्होंने सामाजिक हितवर्धन को ही मुख्य उद्देश्य, विधि का मुख्य उद्देश्य माना। पैटन ने डायशी को उद्धृत करते हुए लिखा था कि बेंथम व्यक्तिवादी थे, लेकिन उनके उपयोगितावादी सिद्धांत में समूहवाद के बीज विद्यमान थे। इस प्रकार बेंथम ने विश्लेषणात्मक स्कूल की स्थापना की। वे संहिताकरण के पक्ष में थे और सिविल कोड में एक नया मोड़ लाना चाहते थे। वे प्रत्येक विधि को उपयोगितावादी की कसौटी पर रखना चाहते थे। बेंथम प्राकृतिक विधि के प्रबल आलोचक रहे। उन्होंने मानव निर्मित विधि का समर्थन किया क्योंकि उसके प्रवर्तन के लिए अनुशास्त्री होती थी। उन्होंने नागरिक विधि को प्राकृतिक विधि की अपेक्षा उत्तम बताया और उसी की
पुष्टि की। बेंथम के सिद्धांत के 2 स्कूल अस्तित्व में आए। पहला था आपका शुद्ध विश्लेषणात्मक, जो कि कानून को यथावत स्वीकार करता था, और उपयोगितावादी, जो कि विधि के प्रयोजन तथा उसके प्रवर्तन का समर्थन करता था। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और आपको किसी को डाउट है तो पूछिए आप। ठीक है।